Okay, so see what we were talking about. We were talking about a 3 year study using the satellites and aerial photography conducted by the United Nations. Okay, that warns कि हमारा environment जो है it's getting degraded day by day and at present the condition is critical in as many as of the 88 countries that have been investigated. And there can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. And कोई डाउट नहीं हो सकता कि जो ग्रोथ है ना हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर. जितना ज्यादा पॉपुलेशन एक वर्ल्ड का इंक्रीज होता जाएगा ना वो सबसे बड़ा डिस्टॉर्टिंग फैक्टर हो जाएगा फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. एंड इट टुक द मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. और इसने मैनकाइंड को मोर देन मिलियन ईयर्स ले लिया है जस्ट टू रीच द फर्स्ट बिलियन. ओके, एंड दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. और ये हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन था अराउंड द ईयर 1800 एंड बाय 1900 सेकेंड बिलियन वाज एडेड टू इट एंड 20th सेंचुरी ने उसमें ऐड किया 3.7 बिलियन एंड प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं हम 5.7 बिलियन. दैट इज एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय मिलियंस. एवरी 4 days वर्ल्ड में 1 मिलियन का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है. जस्ट सी जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतने रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स होते जाएंगे एंड एज जितना रिसोर्स स्कैर होगा हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे. नाउ सी फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस. जैसे जैसे इनकम राइज होती है फर्टिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग. एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन बढ़ने लगती है एंड हेल्थ इंप्रूव्स और हेल्थ इंप्रूव होती है. दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. तो कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है? डेवलपमेंट. ओके, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज. बट जो हमारा डेवलपमेंट है ना इटसेल्फ वो पॉसिबल नहीं है अगर प्रेजेंट नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसका कंटिन्यूएशन चलता रहेगा. द रिचर गेट्स द रिचर. रिच पीपल है वो और रिच हो रहे हैं एंड द पुअर बिगेट्स द चिल्ड्रन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर. और जो पुअर पीपल है ना दे बिकम मोर एंड मोर पुअर. और वो क्या करते हैं, उनके बच्चे जो हैं दे डू व्हाट, वो भी उसी चीजों को बीगेट करते हैं. मींस पॉवर्टी, आगे बच्चे और पुअर, फिर और बच्चे होते जाएंगे तो वो पॉवर्टी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी एंड दे कीप ऑन रिमेनिंग पुअर ऑल द वे. More children does not mean more workers, merely more people without work. More children का ये मतलब नहीं होता that you have more people to work in your family, but merely जो more people होते हैं ना without work वो ज़्यादा increase हो जाता है. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. And the choice is really between control of population and perpetuations of the poverty. Now it is very clearly said कि लोगों के अंदर ऐसा थॉट होता है, गरीब फैमिलीज जो होती हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज होती हैं, वो सोचते हैं कि एक ही बंदा कमाने वाला है, 10 लोग खाने वाले हैं. दैट इज वाई दे जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द फैमिली कि हाथ बटाने वाले और लोग बढ़ जाएंगे और ज्यादा जो है पीपल जो है ज्यादा वर्कर्स फैमिली के अंदर आ जाएंगे. सो द थिंग इज रॉन्ग. ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल रॉन्ग है. जितने मेंबर्स बढ़ते जाएंगे ना इट इज सेड कि उतने ही आपके घर के अंदर नॉन वर्किंग मेंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो ये सजेस्ट किया गया है कि ह्यूमन बींग्स को एक कैटल की तरह ट्रीट मत करें. बट कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है टू द वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे एज एन एलिमेंट ऑफ कोरेक्शन. ओके, जो चॉइस है ना दैट इज रियली बिटवीन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी. आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल करोगे उसी के साथ साथ आपकी जो पॉवर्टी है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी. जितना डेवलपमेंट बढ़ता है हमारी कंट्री का उतनी ही पॉवर्टी जो है वो कम हो जाती है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उसे एस्टिमेट किया गया था. Population of India is estimated to be 920 million today. Okay, हम अब इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं कर रहे हैं. More than the entire population of Africa and South America put together. And जो population है हमारे इंडिया का उसे estimate किया गया to be 920 millions today. More than the entire populations of Africa and South America put together. Just imagine. अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को टोटल कर ले आप और उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? सिर्फ अकेले इंडिया की. दैट इज 920 मिलियन टुडे. टुडे मीन्स द डे व्हेन दिस आर्टिकल वाज रिटन.
No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कोई भी जो फेमिलियर है ना, कोई फेमिलियर नहीं है इस कंडीशन से इंडिया में, वो डाउट नहीं कर सकता इस चीज पे कि जो होप होती है, ठीक है, होप ऑफ द पीपल, लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, जो पीपल की जो होप्स होती हैं, वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, अपने जो अपनी हट्स में रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को वो लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे तो उनकी जो लाइफ से जो उनकी होप्स है ना, वो बस होप्स ही रह जाएंगी और उस होप्स का कुछ नहीं हो पाएगा। वो जो बोलते हैं ना, जो ख्याल है, जो बातें हैं, वो बातें ही रह जाएंगी जब तक आप उनके ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करोगे। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just for the people but for the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. नाउ सी, हम जैसे बोलते हैं ना, एजुकेशन, एजुकेशन क्या होती है? इट्स आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। इट इज नॉट आर प्रेजेंट वर्थ, वो हमारे पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर के लिए। ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ये देखा गया एक ट्रांसेंडेंडिंग कंसर्न, किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। सिर्फ पीपल का सर्वाइवल नहीं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपके प्लैनेट का सर्वाइवल बहुत जरूरी है। इफ द प्लैनेट डज नॉट सर्वाइव, हाउ कैन द पीपल सर्वाइव? वेयर विल द पीपल सर्वाइव अगर हमारा प्लैनेट ही सर्वाइव नहीं करेगा? We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. तो हमें एक बहुत ही holistic view लेने की जरूरत है। We should start taking that of the very basis of our existence. हमारा इस अर्थ पे जो existence है ना, उसके basis क्या है? The base of our existence is our planet, and it is very important for us that we should take necessary steps, and we should begin to take the holistic view of each and every base of our existence, that is our planet. The environmental problem does not necessarily signal our demise. Environmental problem का ये मतलब नहीं है कि ultimately this is showing that our demise is very close. No, it is our passport for the future. जैसा आज हम अपने environment को create कर रहे हैं ना, अगर problematic environment है हमारा, तो ये कहीं ना कहीं हमें पता चलने वाला है कि आज environment में ये परेशानी बढ़ रही है, आने वाले future में क्या होगा। सो सिमिलरली सी, आज आप एक्सेस यूज करते हो रिसोर्सेज का, आज आप रिसोर्सेज को वेस्ट करने पे लगे हो, इट इज ऑब्वियसली एंड पासपोर्ट टू द फ्यूचर। दैट इज, वो फ्यूचर के लिए पासपोर्ट कैसे है? यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू विजुअलाइज व्हाट, कि आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि आज आप इतना वेस्ट कर रहे हो तो आने वाली जनरेशन्स को पता भी नहीं होगा कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, अगर आप अननेसेसरी एंड वेस्टेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज अगर आप करते रहोगे तो। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. ये जो emerging new world vision आया है ना, ये हमारे era of responsibility में आया है, and era of responsibility is what? That each and every person should be responsible towards the safeguarding of the planet on which they live. मतलब अब हम बहुत ही एक बेसिक सी चीज इसमें देखते हैं। द बेसिक थिंग इज कि हमने एक स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया है, राइट? अब उसके लिए हम सबको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? एक ऑटो तो आने लगा है जो हमारे घर से गार्बेज लेके जाता है, बट उसमें गार्बेज डालना किसको पड़ता है? हमें डालना पड़ता है। एंड ऑल टुगेदर और सब लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, कचरा इधर उधर नहीं डालेंगे, एट अ राइट प्लेस दैट इज गार्बेज इज टू बी डिस्पोज्ड। तो वन एंड ऑल जब सब मिलकर के ये करते हैं ना, सो एवरीबडी फील्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट, देन ओनली वी कैन से कि हम जो वर्ल्ड के लिए एक नया विजन देखते हैं ना, दैट कैन बी अ सक्सेसफुल थिंग। अब आपके लिए ठीक है, स्वच्छ भारत का एक अभियान चला दिया, लेकिन सिर्फ 10 लोग ही उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, एंड बाकी जो हमारा इतना मिलियंस की जो पॉपुलेशन है वो उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हैं। तो कैन दिस मिशन बी सक्सेसफुल? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी। एंड ईच एंड एवरी पर्सन अगर अपने घर से, अपनी तरफ से हर कोई रिस्पॉन्सिबल ले लेना, तो कहीं पे गंदगी होगी नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लीन। लाइक कोविड में है तो ठीक है, मास्क पहनना जरूरी है, बट सबको अपने बचाव के लिए खुद मास्क पहनना पड़ता है ना। दूसरा मास्क पहन रहा है, उससे हमें क्या बेनिफिट है? इफ यू वांट टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स, इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, तो हमें अपना मास्क तो खुद पहनना पड़ेगा। दैट इज, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स।
So that is why this is a new emerging era of what? The era of responsibility, and responsibility towards what? Towards the planet on which we survive. इट इज अ होलिस्टिक व्यू, ये एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू है, एक इकोलॉजिकल व्यू है, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये एक बहुत ही इकोलॉजिकल व्यू है दैट पूरे वर्ल्ड को ना आप एक इंटीग्रेटेड होल की फॉर्म में देखो, ठीक है, एज एन इंटीग्रेटेड होल, रादर देन कि आप उसको बहुत ही डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स देखो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हमने कलेक्ट कर दिया और कलेक्ट करके क्या बन गया? हमारा वर्ल्ड बन गया जिसे कि हम अपनी दुनिया बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पूरे की पूरा एक इकोलॉजिकल व्यू कहता है आप पूरे वर्ल्ड को ना एज वन सिंगल यूनिट देखो, टुगेदरनेस की फॉर्म में देखो, रादर कि आप उसको कलेक्शन ऑफ पार्ट्स में देखो। इंडस्ट्री has a most crucial role to play in this new era of responsibility. इंडस्ट्रीज का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है प्ले करने के लिए इन दिस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। what a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. Now, ये बोल रहे हैं सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो चीज प्ले कर रही है इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बाय द इंडस्ट्री। एंड क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? वुड बी इफेक्टेड, वो इफेक्ट हुई है इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ चेयरमैन, अगर मोर बिजनेसमैन ने शेयर कर लिया इस व्यू को ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट। कौन थे ये ड्यू पॉन्ट? ये चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर थे, ठीक है, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। 5 ईयर अगो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। इन्होंने एक बहुत ही सेंसिबल बात कही है, और वो क्या है? इन्होंने बोला आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर requires that we excel in environmental performance। आपकी जो बोल सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर टुवर्ड्स द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन दो यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ये शो करता है दैट ये उस चीज से पता चलता है दैट यू एक्सेल इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि आप किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हो, आप इन्वायरमेंटल सेफ वर्क कर रहे हो। सो दिस कैन बी सेड, ही सेड द वेरी बिग वर्ड्स कि हमारा जो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है ना एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, वो रिक्वायर क्या करता है? वो ये रिक्वायर करता है दैट वी शुड एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस। यू मस्ट हैव नोन कि बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली पोल्यूशन चेक अथॉरिटीज आती हैं, पोल्यूशन चेकिंग टीम्स आती हैं जो चेक करती है। इवन दो सब छोड़ो, आज आप व्हीकल चलाते हो तो आपका व्हीकल पोल्यूशन प्रूफ है कि नहीं, आपका व्हीकल कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उसके लिए आपको एक पीयूसी लेना पड़ता है अपने व्हीकल के लिए, है ना। आपको प्रदूषण का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको आप अपने व्हीकल के ऊपर पेस्ट करके रखते हो, देन ओनली यू आर अलाउड टू रन योर व्हीकल ऑन द रोड। अगर आपका व्हीकल जो है वो करेक्ट नहीं कंडीशन में है, अगर वो सही कंडीशन में नहीं है एंड इट्स नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो क्या होगा अल्टीमेटली? आपके पास में अगर पीयूसी नहीं है तो आपका चालान कट जाता है उसका, ठीक है। एनी वे ऑन एनी वे एनी रूट, आपको जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो रोकती है एंड दे आस्क यू जस्ट शो मी द पीयूसी ऑफ योर व्हीकल। अगर आपके पास में पीयूसी नहीं होता, तो जैसे हमारे पास हेलमेट नहीं होता, सीट बेल्ट नहीं होती, तो वो जैसे चालान कट करते हैं ना, ऐसे ही वो पीयूसी का भी चालान कट करते हैं, ठीक है। एंड जैसे अब दिल्ली है, उसमें बहुत एक्सेस पोल्यूशन हो गया था, तो वहां पे एक नया रूल है कि 15 ईयर ओल्ड से जो पुराना व्हीकल होगा उसको रोड पे चलने की परमिशन नहीं है। स्लोली एंड स्लोली इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इतने साल से जो पुराना व्हीकल होता है इट्स नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इंश्योरेंस्ड, और वो बहुत ही जो होता है ना पोल्यूशन क्रिएटिंग हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं पे उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी रनिंग क्लोज कर दी गई है। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑड इवन का एक फॉर्मूला चलता है वहां पे कि ऑड नंबर की व्हीकल्स जो है वो एक दिन चलेंगे, इवन के एक दिन। सो दीज आर व्हाट दिस इज एन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इतने मिलियंस की पॉपुलेशन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लागू करना पड़ता है, तो आपको ऐसे कुछ क्रूशियल रोल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। सो दिस वे वी कैन से कि ये जो चेयरमैन थे चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, उन्होंने बोला कि हमारा जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, ये रिक्वायर करता है दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, दैट वी शुड एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, तभी हम एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन के आगे चल सकते हैं। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership,
None has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a free hold on this earth, and all we have is a life tenancy. हम सब यहाँ पे एक टेनेंट्स का जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना? And with a full repairing lease, in the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. हमें इसे अपने किससे लिया है? चिल्ड्रन से बोरो किया है. नाउ आई विल मेक इट अंडरस्टैंड टू यू. नाउ सी, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें मिली हैं यहाँ पे दैट हैव बीन मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टरशिप, कोई भी उनमें से डिसिसिवली पास नहीं हुई है इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज. एंड एज हर फेलिक्टिशियस वर्ड्स, उन्होंने बोला है कि किसी भी जनरेशन का ना फ्री होल्ड नहीं है इस अर्थ पे. किसी कोई भी इस पूरे अर्थ का मालिक नहीं है. वी ऑल वी हैव इज द लाइफ टेनेंसी. हम सब यहाँ पे टेनेंट्स का जीवन जीते हैं विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. और फुल रिपेयरिंग लीज होती है हमारे पास, हम जितना चाहें इसको रिपेयर कर करके एंड कंटिन्यूसली टेनेंट्स आफ्टर द टेनेंट्स, टेनेंट्स आफ्टर द टेनेंट्स, दे कम एंड कीप लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. अब मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बहुत ही एक अनदर एक सेंसिबल बात कही है. उन्होंने बोला है वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि हमें ये अर्थ हमें फॉरफादर्स से हमने इनहेरिट किया है और इसको हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं. नहीं, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. इसे हमने क्या किया है? इसे हमने अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है. मतलब हमें ये जो बोलते हैं ना खैरात में चीज मिलती है, वैसे नहीं मिली. इसे हमने बोरो किया है एंड हमें इसको आने वाली जनरेशन को, अपने चिल्ड्रंस को इन अ फुल मैनर्ड वे, बहुत ही अच्छी वे में हमें, जैसे हमने बोरो किया था, हमें इस चीज को उनको आगे हैंड ओवर करके जाना है. सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज के लिए बिल्कुल अच्छे से वर्क करेंगे, रिस्पॉन्सिबली वर्क करेंगे टूवर्ड्स इट, एंड वील सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एज possible as for us to do it. Okay, so with this, a very beautiful and very sensible statement that we have not inherited this world from our forefathers but we have borrowed it from our children. हमने इसको इनहेरिट नहीं किया है अपने पूर्वजों से, बल्कि इसको हमने अपने बच्चों से बोरो कर रखा है. सो इट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डबल हो जाती है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका मोबाइल फोन है ठीक है, आपका मोबाइल फोन है, आप उसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा. बट आप अपने फ्रेंड का या किसी का आप मोबाइल फोन अपने हाथ में लेते हो सिर्फ थोड़ा बहुत उसमें कुछ करने के लिए. सो व्हाट हैपेंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, आपको उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है ना. तो आप सोचते हो कि नहीं यार खराब हो गया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां बढ़ती है. सो बिकॉज वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी सेफ गार्डिंग की तरफ और ज्यादा बढ़ गई. Okay, so have you understood it all? With this, we can say the chapter is complete. And now we will move to the understanding the text part. See, locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet. अब ये तो आपको लाइन्स ही इसके अंदर डालनी है, तो वो आप एज सच वहीं से लोगे और आप उसको लोकेट कर लोगे. ओके, what does the notice the world's most dangerous animal at cage in zoo at Lusaka, Zambia signifies? Anyone would like to give the answer? वो एक केज के अंदर, जाम्बिया में एक केज के अंदर ऐसा क्या था जिसको इन्होंने सिग्निफाई किया कि इस केज में जो भी एनिमल है वो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है. इट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन द होल चैप्टर. ओके, सो आई विल लेट यू नो कि वो क्या था. एक जाम्बिया में, लुसाका में एक जू है, वहां पे एक ऐसा केज है जिसके अंदर एक्चुअल में कोई एनिमल नहीं है. वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है. जैसे ही आप उस केज के सामने जाते हो, आप उस मिरर में देखते हो, उसमें आपको कौन दिखाई देता है? यू योरसेल्फ आर सीन इन दैट मिरर. सो उस मिरर में, उसमें लिखा हुआ है, बाहर एक नोटिस लगा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. और जब आप देखते हो तो आप खुद को उसमें देख पाते हो. सो सी, ये एक इनडायरेक्ट नोटिस है आपकी तरफ कि इस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? ना टाइगर है, ना लायन है, ना लेपर्ड है, बट ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल. ह्यूमन बीइंग से ज्यादा खतरनाक कोई एनिमल नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर. सो ये एक नोटिस का वहां पे लगा था. एंड व्हाट इज इट सिग्निफाइंग? ये सिग्निफाई क्या कर रहा है? दैट to damage this environment is the most, we can say, the most worst thing that has been happening in the world since today. And who is the one behind it?
कौन है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, कौन है हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है? इट इज वी ह्यूमंस। कोई एनिमल आके किसी को कुछ नहीं कह रहा है। हम खत्म कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को हम डिस्ट्रॉय करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, and it is seen in the zoo at Lusaka, Zambia. How are the Earth's principal biological systems being depleted? ये कैसे डिप्लीट हो रहे हैं हमारे प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं अर्थ के? बिकॉज ऑफ द वी कैन से अनकंसर्न्ड एंड अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. Why does the author ever that growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society? Because it is said कि जितनी ज़्यादा population बढ़ेगी ना, it does not count the number of more workers, but it counts कि जितने ज़्यादा people बढ़ रहे हैं उतने ही we can say कि liability families की बढ़ जाती है, उतने ही पॉवर्टी जो है इंक्रीज हो जाती है. सो इट इज वेरी सिंपल थिंग कि जितना पॉवर्टी इंक्रीज होती जाएगी उतनी हमारी जो वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ता जाएगा, डिस्टॉर्टिंग की तरफ बढ़ता जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड. जैसे ही वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, डेवलपमेंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दैट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज गोइंग टू बी ब्राइट. Otherwise, the world population is the strongest factor that is distorting the future of human society. Okay, now you have to discuss in the group. ये आपको सिर्फ डिस्कस करना है. I'll just read it out और आपको बस पता होनी चाहिए ये चीजें. Discuss in the group of four. Laws are never respected nor enforced in India. लॉज को ना तो कभी रिस्पेक्ट किया गया है, ना ही इंडिया में कभी लॉज को एनफोर्स किया गया है. ओके, सही है. कानून बन जाते हैं, क्या कानूनों को मानते हैं? अब हमने ट्रैफिक की बात की थी, ट्रैफिक पुलिस की, तो ये एक्चुअल में ये लॉ है, ठीक है. लेकिन क्या होता है, आज भी हमें जैसे पता चलता है कि इस मोड़ पे, इस चौराहे पे एक पुलिस वाला खड़ा है जो चेकिंग कर रहा है, हम लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और बाय चांस हम पकड़े गए तो हम फट से कॉल लगाते हैं ऐसे किसी पर्सन को जिसकी अप्रोच से हमारा चालान ना कटे. It shows that laws are just made, they are never respected and they are not enforced in India. अब ultimately आप foreign countries में देखो, why are they so disciplined? They are disciplined because वहाँ पे जो law बनता है ना, आप उसको respect करो नहीं करो, वो law आपके ऊपर enforce तो हो जाता है. आपने कब कोई रूल ब्रेक किया, आपका कब चालान कट गया, दैट कम स्ट्रेट टू योर होम, आपके सीधा आपके घर पे आते हैं. एंड मोर ओवर कुछ कंट्रीज में ये है दैट कुछ चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं टू व्हाट, आपके गाड़ी के जो नंबर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर अकाउंट नंबर्स. एंड ये कहीं ना कहीं पे इनका इस तरीके से कनेक्शन किया होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी कोई रूल ब्रेक करके निकली ना, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, सीधा आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा कि आपके कितने का चालान कटा था, फॉर विच रीजन, एंड द मनी हैज बीन डिडक्टेड. ओके, सो दिस वे, सो वी कैन से ये तो एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल था. हमारे एनवायरनमेंट के भी बहुत से लॉज बने हैं, बट कहाँ आज कौन से हमारे जंगल कट नहीं रहे हैं, कौन सी हमारी वाइल्ड लाइफ को डैमेज नहीं हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं. सो बेसिकली वी कैन से दैट लॉज आर मेड, नो डाउट बहुत सारे लॉज हैं, बट दे आर नेवर रिस्पेक्टेड एंड नॉर दे आर इन्फोर्स्ड इन इंडिया. Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? Now it is very clearly said, और ये बिल्कुल सही बात है. हमने एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप एक ऐसी डेवलपमेंट पे फोकस करते हो जिसके अंदर आप चीजों को सस्टेन करके रखते हो, बचा के रखते हो, फॉर व्हाट, फॉर योर फ्यूचर जनरेशन. आज कोयला है, आज पेट्रोलियम है, रिजर्व्स आज तो चल रहे हैं, बट जिस तरह से हम इसको अनकेयरफुली हम इसको यूज कर रहे हैं ना, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए होपफुली शायद ना बचे, तो उनके लिए ये एक वो हो जाएगी, लॉन्ग पास्ट की बात होगी. बच्चे पूछेंगे कि ये कोयला कैसा दिखा करता था, कोयला क्या होता था, पेट्रोलियम क्या होता था, बिकॉज दे विल नॉट बी लेफ्ट. जो स्पीसीज अभी फिनिश होती जा रही हैं, आज हम हैं, हमें नहीं मालूम, हम बोलते ना डायनासोर कैसे होते थे, हम मूवीज देखते हैं तो हम बोलते हैं तो चलो वो तो एक डेंजरस एनिमल की बात है, बट बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डिप्लीट हो जाएंगे, जो खत्म हो जाएंगे. सो हम अगर इसी तरीके से अपने एलिंग एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सेफ गार्ड नहीं करेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
हम अपने सक्सेसर्स के लिए क्या छोड़ जाएंगे? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, दैट आर वी गोइंग टू लीव आवर सक्सेसर एक स्कॉच्ड प्लैनेट जिसपे कुछ भी नहीं है, एडवांसिंग डेजर्ट्स जो डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं, आने वाले समय में जो डेजर्ट बन जाएंगे, एंड द इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स, और इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स क्या यही है जो हम छोड़ के जाएंगे? सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, सो जस्ट डिस्कस अबाउट इट. We have not inherited the earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. इसे हमने बहुत डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें ये अपने पूर्वजों से ऐसे ही नहीं मिला है कि ये लो अर्थ अब जिसका जो करना है करो, नहीं. जस्ट थिंक ये हमने अपने बच्चों से बोरो कर रखा है, तो लेटर ऑन जिस चीज की जो हम बोरो करके रखते हैं ना उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है. सो विद द डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू लुक आफ्टर दिस अर्थ बिकॉज इट इज अ बोरोड थिंग फ्रॉम योर चिल्ड्रन, एंड अ डे विल कम देन यू विल हैव to return it to them. Next is the problem of overpopulation that directly affects our everyday life. Obvious सी बात है, जैसे एक पुअर पर्सन होता है, इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन वो अगर सपोज अपने घर के अंदर उन्होंने कर ली है तो क्या होगा? उनकी जो अच्छा जीवन जीने की जो होप्स है ना वो अपने हटमेंट्स में उस होप्स को लेके ही बैठे रह जाएंगे. कुछ भी नहीं होगा, वो होप्स जो है ना वो सिर्फ होप्स रह जाएंगे, एक्चुअल में वो कभी भी एक्शन प्लान उनका नहीं बन पाएगा. सो दिस वे मोर पीपल इन द फैमिली डज नॉट मीन मोर वर्कर्स बिकॉज बट इट मीन्स मोर एंड मोर पीपल विदाउट वर्क, मोर एंड मोर पॉवर्टी टू बी इंक्रीज्ड. घर के अंदर 5 लोगों के खाने के लिए ही इनकम है, अगर वहां पे फैमिली के मेंबर 15 हो जाएंगे तो सबका पेट नहीं भर पाएगा, या तो कोई भूखा रह जाएगा और जो खाएगा वो भरपेट नहीं खा पाएगा. सो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर एवरीडे लाइफ. ओके, सो दिस वे वी कैन से कि हमारा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, एवरीथिंग इज कंप्लीट, एंड विद दिस वी कैन से द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन रेज योर हैंड्स. Yes. Nobody? And now if you don't have any queries and if you have understood it well, then just raise your hands. Yes, good. Okay. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर. इसको अच्छे से पढ़ें बिकॉज इसके अंदर जो लाइंस है ना बहुत सेंसिबल, 4-5 तो ऐसी कोटेशन लाइंस दी गई है जो कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर वो आपके किसी क्वेश्चन में आएंगी. ये डिस्कस इन दी 4 के अंदर आपको जितनी भी लाइंस दी गई है ना, आप ये सोच सकते हो कि 2 मेन लाइंस तो यहाँ पे दी हैं, एंड अदर देन दैट भी हमारे पास बहुत सी ऐसी लाइंस है. तो ये सारी की सारी समवेयर और दी अदर इनका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है. सो गो थ्रू द टेक्स्ट वेल, स्टडी इट नाइसली, उसको अच्छे से पढ़ो, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज स्टिल तो आप पूछ सकते हो. And this is all we can say for today's class, and tomorrow we'll be starting a new chapter or a new topic and we'll be meeting there. Okay, till then just take care of yourself.